वेलकम बच्चों। आज हम आपके लिए पाठ नंबर 4 पहलवान की ढोलक जो शीर्षक है वो लेकर के आए हैं। पहलवान की ढोलक एक आंचलिक नाटक है, कहानी है जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है आंचलिक कथाकार थे। वो विशेषकर गाँवों के संबंध में या गांव के वातावरण के बारे में लिखते थे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेखक परिचय जानना चाहेंगे। अब आइए चलते हैं, हम लेखक परिचय करते हैं। इनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनका जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले, बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। इनके जो कार्य हैं 1950 में नेपाली जनता को राजाशाही दमन से मुक्ति दिलाने का भरपूर योगदान दिया। ये भारतीय आंदोलन में यानी कि इन्होंने भी कह सकते हैं, इन्होंने भारतीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1952-53 में ये बीमार हो गए थे। उनकी साहित्य साधना तथा राष्ट्रीय भावना उच्च कोटि की थी।
उच्च कोटि की थी, यानी कि इनके अंदर भावना भरी हुई थी। इनकी साहित्य साधना को देखकर भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री सम्मान से नवाजा। 11 अप्रैल इनकी मृत्यु 11 अप्रैल सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं मैला आंचल, परती परी कथा, परती परी कथा, दीर्घथमा, तथा ठुमरी, ये इनकी रचनाएं थी। इनकी ये उपन्यास थे इनके, और इनकी कहानी तीसरी कसम, उफ मरे गए गुलफाम, उफ मारे गए गुलफाम, पहलवान की ढोलक। इनकी भाषा शैली जो है, रेणु जी एक आंचलिक कथाकार थे, अतः इन्होंने भाषा की अंचल विशेष विधि अपनाई है। इन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल स्वाभाविक बोलचाल की भाषा है, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्दों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। अलंकृत और काव्यात्मक भाषा के भी इनके यहाँ दर्शन होते हैं। इनकी भाषा में अत्यंत गंभीरता है। अनेक स्थलों पर ग्रामीण अंचल के जो शब्द हैं वो देखे जा सकते हैं। साहित्यिक विशेषताएं इनकी, आंचलिक कथा साहित्य में रेणु जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने आंचलिक कथा साहित्य में क्रांति उपस्थित की है। इन्होंने साहित्य के अलावा राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय योगदान दिया। उनका मैला आंचल गोदान के बाद दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद जी का है। इस उपन्यास ने हिंदी जगत को एक नई दिशा प्रदान की। इसके पश्चात आंचलिकता और इस अवधारणा ने उपन्यासों और कथा साहित्य में गांव को भाषा और संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक को इस अवधारणा ने परंपरा को तोड़कर अंचल को ही नायक बना दिया था। इन्होंने अपनी लेखनी से आंचल यानी कि गांव के आंचल का जो वातावरण है, जो वहाँ का पर्यावरण है और जो वहाँ पर शब्द प्रयोग होते हैं, वहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पहलवान की ढोलक में भी अनेक आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है। बच्चों, ये था आपका फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय। अब इन्होंने जो शीर्षक दिया है अपना
क्या है ये, यहाँ पर लिखा हमने कहानी, इनकी कहानी है एक पहलवान की ढोलक, जिसके बारे में हम यहाँ आपको बता रहे हैं। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक प्रमुख कहानी है। रेणु जी एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। प्रस्तुत कहानी उनकी आंचलिक कहानी है, जिसमें लेखक ने भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। इस कहानी में व्यवस्था बदलने के लिए साथ साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की भी बात कही है। लेखक का कथन है कि श्याम नगर के समीप एक गांव सर्दी के मौसम में मलेरिया और हैजे से ग्रस्त था। चारों ओर सन्नाटे से युक्त बांस फूस की झोपड़ियां बनी हुई थी। रात्रि में घना अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरी रात में चारों ओर करुण सिसकियों और कराहने की आवाज गूंज रही थी। सिसकियां कहते हैं जैसे रोने के बाद आवाज आती है, और कराहना मतलब जैसे किसी दुख दर्द में इंसान बुरी तरह से परेशान होता है। उधर सियार होते हैं, एक पशु होते हैं, जंगली पशु जिनको बोलते हैं, और पेचक ये भी जंगली ही हैं। आवाजें इस सन्नाटे को अवश्य थोड़ा सा तोड़ रही थी, क्योंकि बीच बीच में कभी सियार की आवाज आ जाती थी। भयंकर सन्नाटे में कुत्ते समूह बनाकर रो रहे थे। रात्रि भीषणता और सन्नाटे से युक्त थी, लेकिन लुट्टन पहलवान की ढोलक इस भीषणता को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। यानी कि भयंकर रात्रि के अंदर जो सन्नाटा छाया हुआ था, उसे पहलवान की ढोलक, यानी कि पहलवान अपनी जो ढोलक पर इस तरह से जोर जोर से ताल लगा रहा था, ताकि वह इस सन्नाटे का जो भय था उसको दूर कर सके। इसी पहलवान की ढोलक की आवाज इस भीषण सन्नाटे से युक्त मृत गांव में संजीवनी का कार्य कर रही थी। जैसे महामारी के फैलते हुए पूरे गांव में एक सन्नाटा छाया हुआ था, मौत का भय बना हुआ था, वहां पहलवान की ढोलक उसमें संजीवनी यानी कि जड़ी बूटी का काम कर रही थी। लुट्टन सिंह के माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी, इसलिए विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया था। ससुराल में पलते बढ़ते ही वह पहलवान की भांति बन गया था। एक बार श्यामनगर में एक मेला लगा। मेले के दंगल में लुट्टन सिंह ने एक श्रेष्ठ पहलवान यानी कि चांद सिंह जो था, उसको चुनौती दे डाली, जो शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था। उसने कहा, यदि तुम शेर का बच्चा कहलाते हो तो लुट्टन सिंह के एक बार सामने मैदान में आ जाओ। श्यामनगर के राजा ने के बहुत कहने के बाद भी लुट्टन सिंह के साथ लड़ने की आज्ञा दी, क्योंकि वह एक बहुत प्रसिद्ध पहलवान था। लुट्टन सिंह ने ढोलक की धीना धीना दिक धीना आवाज से प्रेरित होकर और सिंह पहलवान को भी बड़ी मेहनत के बाद, यानी कि जो चांद सिंह था, उसकी पहलवान को बड़ी मेहनत के बाद चित कर दिया। चांद सिंह के हारने के बाद लुट्टन सिंह पहलवान को जयकार होने लगी और लुट्टन सिंह पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी कि जो लुट्टन सिंह उस गांव का एक साधारण बालक था, माता पिता के बिछुड़ने के बाद वह अकेला हो गया था, और पूरे गांव में जो महामारी की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था, तो वह उस ढोलक के साथ उस सन्नाटे को खत्म करना चाहता था। माता पिता के मरने के बाद वह नानी के घर पला, वहाँ खा पी कर इतना तगड़ा पहलवान हो गया था कि उसे पहलवानी अच्छी तरह आ गई थी, क्योंकि उसने वहाँ पर सभी गुण सीख लिए थे। चांद सिंह के हारने के बाद लुट्टन सिंह पहलवान की जय जयकार होने लगी, क्योंकि जय जयकार तो उसी की होगी जो जीतेगा, और लुट्टन सिंह पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब जिधर देखो उधर उसको लुट्टन सिंह पहलवान के नाम से जाना जाता है। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तो अब लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लुट्टन सिंह पहलवान की पत्नी भी 2 पुत्रों को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई थी, यानी कि लुट्टन सिंह की पत्नी, अब उसके 2 बच्चे भी थे। बाद में लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बनाना
चाहता था, इसलिए वह बचपन से ही उनको कसरत आदि करवाने लगा था। उसके बेटों को दंगल की संस्कृति का पूरा ज्ञान दिया, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसके वयोवृद्ध राजा का स्वर्गवास हो गया, यानी कि जिसकी वह छाया में रहने लगा उनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात विलायत से नए महाराज आए। राज्य की गद्दी संभालते ही नए राजा साहब ने अनेक परिवर्तन कर दिए, क्योंकि अपना संगठन बनाना प्रत्येक राजा का अपनी एक नीति होती है। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। बेचारे लुट्टन सिंह पहलवान पर कुठारा घात हुआ, यानी कि समय की उस पर मार पड़ी और वह हतप्रभ यानी कि हैरान रह गया। लुट्टन सिंह राजा ने इस रवैये को देखकर अपनी ढोलक कंधे पे लटकाकर बच्चों सहित अपने गांव वापस लौट गया। तब गांव के एक किनारे पर झोपड़ी में रहता हुआ नौजवानों और चरावाहों को कुश्ती की शिक्षा देने लगा। गांव के किसान और खेतीहारी मजदूर भला क्या कुश्ती सीखते, क्योंकि उन्हें अपने काम से ही समय नहीं मिलता। अचानक गांव में अनावृष्टि, अनाज की कमी, मलेरिया, हैजे और भयंकर समस्याओं का वज्रपात हुआ। वज्रपात यानी कि एक के बाद एक चोट प्रहार करने लगी, मानो पहाड़ टूट गया हो। चारों ओर लोग भूख, हैजे और मलेरिया से मरने लगे। सारे गांव में तबाही मच गई। तबाही कहते हैं संकट के बाद जो त्राही त्राही हो जाती है। लोग इस त्रासदी यानी कि संकट से इतने डर गए कि सूर्यास्त होते ही अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे, क्योंकि भय के मारे उनके सांस निकलने वाले हो जाते थे और सब अंधेरा होते ही अपने घर में चले जाते थे। रात्रि की विभीषिका, रात्रि का जो सन्नाटा था, जो भोगना था उनको, सन्नाटे को केवल लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक की तान सुनकर ही चुनौती देता था। रात का जो सन्नाटा था, सब लोग अपने अपने घरों में, अपनी झोपड़ियों में छिप जाते थे, लेकिन उस रात के सन्नाटे को लुट्टन पहलवान जो थे वो अपनी ढोलक पर ताल मारकर उस सन्नाटे को चुनौती देता था। पहलवान उनकर चुनौती देता, यही तान इस भीषण समय में धैर्य प्रदान करती थी। यदि लोग अपने घर में छिपकर रोते या चिल्लाते तो उन्हें पहलवान की ढोलक यह एहसास कराती थी कि तुम्हारे लिए कोई और भी जाग रहा है। यही तान शक्तिहीन गांव वालों में संजीवनी शक्ति भरने का कार्य करती थी। इसी भीषण विभीषिका में यानी कि भोगने की जो स्थिति है, पहलवान के दोनों बेटे भी शिकार हो गए। प्रातः होते ही पहलवान ने अपने दोनों बेटों को निस्तेज पाया। निस्तेज यानी कि उनके अंदर कोई प्राण नहीं थे, वो निर्जीव हो चुके थे, उनके अंदर कोई तेज नहीं था। बाद में वह अशांत मन से दोनों को उठाकर नदी में बहा आया। लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए। इस असह्य वेदना और त्रासदी से भी पहलवान नहीं टूटा। दोनों बेटों का संस्कार करने के बजाय उन दोनों को कंधे पे उठाकर गंगा में के बहाव में डाल दिया। लोगों ने इस बात की हैरानी मानी कि इतनी भयंकर त्रासदी और क्या होगी, जिससे भी लुट्टन सिंह का जो मनोबल था वह नहीं टूटा। रात्रि में फिर पहले की तरह वह ढोलक बजाता रहता। इससे लोगों को सहारा मिला, लेकिन 4-5 दिन बीतने के पश्चात जब रात्रि में ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी तो प्रातः काल के समय सभी लोगों ने माना कि आज ढोलक की तान सुनाई नहीं दी। सब उसके कुछ शिष्यों ने पहलवान की लाश को सियारों द्वारा खाया हुआ पाया, यानी कि उस जंगल की झोपड़ी में पूरी रात भर लुट्टन गांव वालों को हौसला देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी ढोलक के ऊपर ताल बजाता था। एक दिन वह वहां पर मर गया और रात भर में उसकी लाश को जो सियार जंगली जानवर होते हैं उन्होंने खा लिया। तब गांव वालों ने देखा कि 2-3 दिन से ढोलक की ताल सुनाई नहीं देती, तो सब लोग वहां पर देखने के लिए गए। पहलवान की जो लाश थी वो सियारों द्वारा खाई जा चुकी थी। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में पहलवान भी अंत में भूख महामारी की शक्ल में आई मौत के षड्यंत्र का शिकार बन गया।
यह कहानी हमारे समक्ष व्यवस्था की पोल खोलती है, साथ ही व्यवस्था के कारण लोक कलाओं के लुप्त होने की ओर संकेत भी करती है तथा हमारे सामने ऐसे अनेक प्रश्न पैदा करती है कि यह सब क्यों हो रहा है। यहाँ देखिए, जाड़े के समय में एक पहलवान अपनी ढोलक की ताल पर पूरे गांव का किस प्रकार मनोबल बढ़ाता है और पूरे गांव का साथ देता है। यानी कि मौत का तो डर ही बहुत बुरा होता है। जब लोगों को मौत का डर लगा, दिन छिपने से पहले सब अपने घरों में घुस जाते थे, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज होती है। और लुट्टन सिंह ही एक ऐसा व्यक्ति था गांव के अंदर जो पूरी रात भर जागता था और ये सोचता था कम से कम मैं गांव वालों के दिल के अंदर जो भय बना हुआ है उसको निकाल सकूं। दोनों बेटे उसके मर जाते हैं अभाव के कारण। न खाने को होता है, न पीने को, न रहने को जगह होती है। दोनों बच्चे अभाव में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी लुट्टन सिंह का जो मनोबल था वो नहीं टूटा। दोनों बेटों को कंधे पे उठाकर गंगा में बहा देता है। ये उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद भी वो धांगिड़ धांगिड़ वो ढोलक के ऊपर अपनी ताल मारता है। लेकिन 3-4 दिन के बाद अंत में जब वह बिल्कुल थक चुका था, उसका शरीर जर्जर हो गया था, भूख प्यास से व्याकुल हो गया था, उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। लोगों ने देखा कि लुट्टन सिंह की ढोलक की आवाज़ 3-4 दिन से नहीं आ रही। जब उन्होंने वहां देखा तो देखा कि उसकी लाश को सियारों ने खा लिया। यानी कि यहाँ पर ये 2 प्रकार की जो अंतिम पंक्तियों में बताई है कि एक तो शासन व्यवस्था की पोल खोलती है कि हमारे यहाँ शासन व्यवस्था क्या है, लोगों को किस प्रकार भूख और प्यास से तड़प कर मर जाना पड़ता है। दूसरा, उनकी जो शासन व्यवस्था है, यानी कि लोगों के पास उचित साधन नहीं है और उचित साधन उनको दिलाने की भी कोई कोशिश नहीं करता। बच्चों, ये जो कहानी आपको मैंने पहलवान की ढोलक पढ़ाई है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप इसको जो लेखक परिचय है उसको उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और पूरी कहानी के सार को आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। बच्चों, हर वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुने और सुनने के बाद उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार करके साथ साथ में याद भी करते रहें।